और अब बात कश्मीर फाइल्स पर सियासी फाइट की। इस फिल्म को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। फिल्म को लेकर बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। फिल्म को विपक्ष जहां बीजेपी का हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे समाज और देश को जागरूक करने वाली फिल्म बता रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यह है कि फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के पुराने जख्म हरे कर दिए हैं और सियासी फायदे की होड़ में कोई भी पार्टी इस पर मरहम लगाती नहीं दिख रही है। सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था, और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं। कश्मीर फाइल से कई कश्मीर के गुनाहगारों की फाइल खुल गई है। अब चोट उधर लग रही है, चीख कहीं और निकल रही है। जिनको चीख नहीं निकलनी चाहिए उनकी भी निकल रही है, तो ये सोबत का असर है। ये सियासी लड़ाई है एक फिल्म को लेकर जो आजकल काफी चर्चा में है। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। फिल्म को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी एक ऐसी फिल्म का प्रचार कर रही है जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज आरोप लगाया कि द कश्मीर फाइल्स को बनवाने और उसे प्रमोट करने के लिए बीजेपी का हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा है। ये कोशिश हो रही है करने की फिर एक बार इस फिल्म के जरिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान एजेंडा लाकर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। ये वही शिवसेना है जिसके स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे एक समय पर कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ एक चट्टान की तरह खड़े थे। और आज शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कश्मीरी हिंदुओं के जो सबसे बड़े अपराधी है कांग्रेस पार्टी, आज उनके साथ गठबंधन में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कश्मीरी पंडित खुद कह रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों से वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया और नसीहत दी कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। इस पर बीजेपी ने राउत को बाला साहेब ठाकरे की नजीर दे डाली और कहा कि ये सब कांग्रेस की संगत का असर है, जो कभी कश्मीरी पंडितों के हक की बात बोलने वाली शिवसेना भी अब कांग्रेस की जुबान बोल रही है। कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। बार बार कभी राम मंदिर, कभी कश्मीर। अब राम मंदिर तो बन गया है, कश्मीर का भी अपने 370 हटाया है। हाँ, हटाया है ना। तो अब जो पाक व्याप्त कश्मीर है पीओ के, वो लाने का वादा आपका था, वो पूरा कर लीजिए। आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी कि जहां वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ बुलंद करते थे, आज उन्हीं की पार्टी और उन्हीं का मुखपत्र किस तरह से इसको चुनाव से जोड़ रहा है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की टीम के साथ लखनऊ में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह ये फिल्म समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगी। ऐसी विचार उत्तेजक फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म का विरोध करने वालों को संदेश देने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद से हर इंसान सताया हुआ है, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान। आजाद ने हालात के लिए हर पार्टी को जिम्मेदार बताया। सब एक जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, डोगरा, नॉन डोगरा, सब उससे प्रभावित हुआ। 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे। तो क्या द कश्मीर फाइल्स के पीछे भी बंटवारे की सियासत है? अगर जवाब हाँ है तो ये सियासत 2024 के चुनाव तक जाएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है, इस सियासत से कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे ही हो रहे हैं, पर मरहम रखता कोई दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। और अब बात स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की। कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में कथित रूप से शहीद हुए 4 वायुसेना कर्मियों में से एक थे रवि खन्ना। उन पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक और उसके साथियों ने हमला किया था। 25 जनवरी को क्या हुआ था, सुनिए रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना की जुबानी। काफी मुश्किल था। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक 8.5 साल का,
एक 6.5 साल का बच्चा था। तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है, नौजवान मेरे सामने 38 साल प्लस थे, वो चले गए। उसके बाद मेरे पास तो कोई नहीं आया, ना हुकूमत आई। हाँ, जगमोहन जी उसी टाइम स्टेशन में आ गए थे। दूरदर्शन वालों ने उस टाइम, लस्सा कौल थे दूरदर्शन के डायरेक्टर, मेरा इंटरव्यू हुआ था, पर वो इंटरव्यू रिलीज इसलिए नहीं किया कि मैंने कश्मीरी भाषा में ही कहा था, मैं आपकी कश्मीर की बेटी हूँ, डायलॉग से करिए कुछ, खून नालियों में मत बहाइए, ये बड़ा कीमती खून है। हमें इतिहास में ही जाना पड़ेगा, फाइलें खुलनी चाहिए, और जो जो कल्प्रेट है उनको उनके किए की सजा अगर यही मिल जाती है तो वो मुबारक है उनको, नहीं तो कई जन्म तक ये सजा चलती रहेगी। अमलों पे निबेड़े होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, हम नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन भुगतती रहती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि राष्ट्रपति जी के सामने अगर ये फाइल खुलती है तो हम सबको बड़ी मुबारक है, खुलनी चाहिए। और अब बात बीजेपी के मिशन शपथ की। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में नई सरकार के गठन पर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। जनता ने विजय का मुकुट तो बीजेपी को पहना दिया, लेकिन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ताज किसे मिलेगा, 10 दिन बाद भी इसी पर सस्पेंस बना हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य बीजेपी प्रमुख मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक सतपाल महाराज शामिल थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद थे। पुष्कर धामी ने पार्टी को तो चुनाव जिता दिया, लेकिन खुद चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नए सीएम के नाम को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। देखिए, सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। सोमवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इस मीटिंग में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। कल ही नए विधायकों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इस बीच राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मणिपुर में एक बार फिर कमल खिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम आज इम्फाल पहुंची और पार्टी के विधायकों के साथ मुलाकात की। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने एन वीरेंद्र सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया। एन वीरेंद्र सिंह ने निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम तो कल घोषित होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले जी मीडिया के पास जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। जी मीडिया को उत्तराखंड के संभावित कैबिनेट मंत्रियों की सूची मिली है। हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। तो जानकारी यह है कि सतपाल महाराज को मंत्री बनाया जा सकता है, मौजूदा सरकार में भी वो मंत्री हैं। गणेश जोशी वो फिर से एक बार मंत्री बन सकते हैं। धन सिंह रावत और अरविंद पांडे, ये भी वो 2 नाम हैं जो मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं और आगे भी इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा सुबोध उनियाल और रेखा आर्य, इनको भी फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। बिशन सिंह चुफाल भी उसी लिस्ट में हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक नाम है बंशीधर भगत, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है और रितु खंडूरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो संभावित नाम है। इनके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल हैं, इस बार स्पीकर थे, अगली बार हो सकता है कैबिनेट मंत्री बनाए जाए। मदन कौशिक जो संगठन को संभाल रहे हैं, उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। मुन्ना सिंह चौहान भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनने की सियासी दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब आगे के लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं। केजरीवाल का अगला लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है।
इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी केजरीवाल अपनी पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। इसके लिए वो खुशहाल पंजाब के मिशन को सफल बनाने में जुट गए हैं और आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को जमकर नसीहत दी। साथ ही 4 राज्यों में अब तक सरकार न बना पाने को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा। मैं हरभजन सिंह, मैं हरपाल सिंह चीमा, मैं विजय सिंगला ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब के मंत्रियों का टारगेट सेट। विधायकों के लिए केजरीवाल की पाठशाला। जिस तरह से खुशहाल पंजाब का सपना होगा पूरा। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर है। लिहाजा पार्टी अपनी छवि को लेकर काफी सतर्क है। यहां तक कि पंजाब सरकार के कामकाज के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि उनसे बेहतर विकल्प कोई और नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को आज जहां नसीहत दी, वहीं उन्हें ये भी जता दिया कि अगर काम का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उनके पास बदलाव का भी विकल्प है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो वो करेंगे, मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो वो करेंगे। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको 1 मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों को कहा कि उन्हें ये नहीं सोचना कि हमने बड़े नेताओं को हरा दिया। नेताओं को जनता ने हराया है, इसलिए विधायक अपनी जीत पर घमंड न करें। विधायकों को नसीहत देने के साथ साथ केजरीवाल ने 4 राज्यों में अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाने पर तंज भी कसा। आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते दिखे। वर्चुअल मीटिंग में भगवंत मान ने भी सभी विधायकों को 18-18 घंटे काम करने की सीख दी। मान ने विधायकों से कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करना है और राज्य को रंगीन पंजाब बनाना है। सो इस गल नूं आपां ने श्योर करना है कि आपां ने एक भी घंटा, एक भी आधा घंटा, पौना घंटा खराब नहीं करना। सीएम भगवंत मान सिर्फ नसीहत नहीं दे रहे, बल्कि शपथ ग्रहण के बाद वो एक्शन में भी हैं। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया और वो फैसला है पंजाब के सरकारी विभाग में खाली 25,000 पदों पर भर्तियां निकालने का। दिल्ली के बाद पंजाब में पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से खुद को सिकंदर साबित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरी पार्टी पूरी ताकत से स्थापित नहीं हो पाई है। कुछ ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रही है। जहां तक गुजरात की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य केजरीवाल की लिस्ट में पहले नंबर पर है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में सत्ता हासिल कर पाना बहुत कठिन होगा, लेकिन वो कांग्रेस का मजबूत विकल्प बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.